नमस्कार दोस्तों, जरा दोस्तों एक बार सोच के देखिए कि आपकी जानकारी में कोई बच्चा है जिसके माता पिता किसान हैं। वह बच्चा टीचर बनना चाहता है, पर घर की आर्थिक स्थिति के कारण खुद टीचर बनना तो छोड़िए, वह स्कूली शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाता। विद्यालय जाने की उम्र में वह 17 घंटे अपने पिता के खेत में काम करता है। अब तक इस बच्चे का भविष्य उज्जवल तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेहनत करते करते वह बच्चा कारोबार शुरू करता है, परंतु एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कारोबार उससे छिन जाते हैं। इस बच्चे का, जिसका भविष्य उज्जवल नजर नहीं आ रहा था, आगे चलकर वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी का निर्माण करता है। जी हाँ, इस बच्चे का नाम है चुंग जू योंग और यह हुंडई सक्सेस का करता धरता है। आज जानते हैं दक्षिण कोरियाई लड़के चुंग जू योंग का खेतों से लेकर हुंडई तक के सफर के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हुंडई सक्सेस से पहले चुंग जू योंग का बचपन बहुत ही गरीबी और तकलीफों भरा था। चुंग जू योंग दक्षिण कोरिया के एक गरीब परिवार में जन्मे। उनके 7 भाई बहन थे और उनके पिता किसान थे। 7 भाई बहन होने और किसानी में कम कमाई होने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। चुंग जू योंग एक टीचर बनना चाहते थे, पर वह घर की स्थिति के कारण टीचर तो छोड़िए, खुद की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। घर में कमाई के लिए वह अपने खेत में अपने पिता के साथ 17 घंटे काम करते थे। उनके घर में 2 वक्त की रोटी के लिए 17 घंटे काम करना पड़ता था और बदन पर कपड़ों का तो पूछिए ही मत। चुंग जू योंग को लकड़ियां बेचने के लिए कई बार पास के शहर जाना होता था। जब भी शहर जाते थे तो शहर से काफी प्रभावित होते थे। वह देखते थे कि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है और लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए 17 घंटे काम भी नहीं करना पड़ता। सबके बदन पर अच्छे कपड़े, खाने में एक से बढ़कर एक व्यंजन और हर गाड़ी खुशहाली, ये सब उनको बहुत प्रभावित करती थी। वह अपने खेती के काम से परेशान हो रहे थे और शहर में जाकर काम करना चाहते थे, पर उनकी छोटी उम्र और घरवालों की रोक टोक उन्हें जाने नहीं दे रही थी। एक बार वह एक बहुत बड़े अखबार में पढ़ते हैं, पास के गांव में एक निर्माण योजना में मजदूरों की आवश्यकता है। यह 1932 की बात है। वह उस वक्त 16 साल के थे। वह ये काम करना तो चाहते थे, पर कैसे? इसी बीच उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। 1932 में 16 साल उम्र में इस शहर में मजदूरी के काम के लिए वह घर से भाग गए। घर से भागकर वह कोबून शहर पहुंचे, जो आज उत्तर कोरिया में है। वहां पहुंचकर उन्होंने निर्माण में मजदूरी के काम को पकड़ लिया। उन्हें कम पैसे और ज्यादा काम करना पड़ता था, पर वह इस बात से खुश थे कि वह खुद के दम पर कुछ कमा रहे हैं। वह 2 महीने उस निर्माण कार्य में काम करते रहे, पर 2 महीने बाद उनके पिता उन्हें ढूंढ के वापस गांव में ले आते हैं। वहां उन्हें फिर से किसानी करनी पड़ती है। इन 2 महीनों के काम से उनके दिल निर्माण के काम के लिए खूब दिलचस्पी बढ़ जाती है। इसके बाद चुंग 2 बार और भागकर शहर गए और वहां काम किया, पर हर बार उनके पिता उन्हें डांटते और गांव ले आते। अब तक उनके दिल में निर्माण कार्य, शहर और पैसे कमाने को लेकर बहुत दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। अब तक उनकी जिंदगी में हुंडई और हुंडई सक्सेस जैसा कुछ नहीं था। यह 1-2 महीने शहर जाने और फिर वापस आने से वह परेशान हो रहे थे और इस बार वह ऐसे भागे कि फिर शहर के ही होके रह गए। 1934 में सियोल शहर पहुंचते हैं और 18 साल में वह 4थी बार गांव से भागे थे। वहां पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें एक निर्माण कार्य में मजदूरी का काम मिला, फिर उन्हें एक कारखाने में मजदूरी का काम मिला। कारखाने के काम में वह सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। धीरे धीरे वह काम करने में अच्छे हुए और उन्हें एक और काम मिला। दरअसल उन्हें बॉक यंग राइस स्टोर नाम की दुकान एक डिलीवरी जॉब मिल गई। इस जॉब के बाद से उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी। राइस स्टोर में पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे। वह ईमानदार थे और काम में बहुत आनंद प्राप्त कर रहे थे। इनकी इसी लगन को देखते हुए स्टोर के मालिक ने 6 महीने में चुंग को राइस स्टोर के डिलीवरी बॉय से स्टोर का मैनेजर बना दिया। 1937 में स्टोर के मालिक बीमार रहने लगे और एक वक्त पर वह स्टोर चलाने में सक्षम नहीं थे। इस वक्त पर स्टोर के मालिक ने चुंग को उनका ये स्टोर सौंप दिया। 22 साल की उम्र में चुंग अपनी मेहनत के दम पर एक राइस स्टोर के मालिक बन गए। जब वह राइस स्टोर के मालिक बने तब उन्होंने उस स्टोर का नाम क्यूंगिल राइस स्टोर रख दिया। उन्होंने अपने चावल की गुणवत्ता, वक्त पर डिलीवरी और सस्ते दाम के दम पर एक बहुत अच्छा ग्राहक बेस बना लिया था। पर जैसा कि हमने आपको बताया, चुंग की जिंदगी इतनी साधारण नहीं थी। उस दौर में कोरिया में जापान का कब्जा था और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा था। जापानी सरकार ने अपने सैनिकों को जरूरी खाना पहुंचाने के लिए कोरिया की सभी चावल की दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें चुंग की दुकान भी शामिल थी और इसी तरह चुंग का पहला मजबूत चावल की दुकान का व्यापार उनके हाथों से छिन गया।
पहले कारोबार के बाद वह अपने गांव चले गए। 1 साल उन्होंने अपने गांव में ही बिताया, पर फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर 3000 दक्षिण कोरियाई करेंसी का लोन लेकर एडो सर्विस नाम का गैराज खोला। उन्होंने देखा कि आमतौर पर गैराज एक गाड़ी को ठीक करने में 20 दिन लेते थे। चुंग एक गाड़ी 5 दिन में ठीक करके देने लगे। इससे इनकी तरक्की अलग मुकाम पर पहुंचने लगी, पर उनकी किस्मत उनसे संघर्ष करवाना चाहती थी। उनके गैराज में आग लग गई और उनको भारी नुकसान हुआ। अब उनकी समस्या बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें अपना 3000 वोन का लोन भी चुकाना था और जली हुई गाड़ियों का पैसा भी वापस करना था। वह अपनी काबिलियत जानते थे, इसलिए उन्होंने 3500 वोन का एक और लोन लिया और इससे भी बड़ा गैराज खोला। अपनी काबिलियत के चलते यह गैराज बहुत चला और 3 साल के भीतर ही उन्होंने अपना 3500 वोन का लोन और जली हुई गाड़ियों का पैसा दोनों वापस कर दिया। ग्राहक उनके गैराज से खुश थे और उनकी तरक्की भी उफान पर थी। देखते ही देखते इनके गैराज पर 1 से लेकर कर्मचारियों की संख्या 80 तक पहुंच गई। इस वक्त तक वह अपने परिवार को भी शहर ले आए थे। दरअसल उनका ये गैराज का व्यापार बहुत अच्छा और मुनाफे वाला चल रहा था, पर चुंग की किस्मत से तो आप वाकिफ ही हैं। दरअसल उस दौर में जापानी गवर्नमेंट ने वार में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ जोड़ दिया था, जिसके चलते उनका व्यापार एक बार फिर उनके हाथों से छिन गया। सियोल में वार का तनाव बढ़ता जा रहा था। इसके चलते चुंग अपने परिवार के साथ वापस गांव चले गए और एक बार फिर कारोबार शून्य पर आ गया। पर इस बार उनके पास 50,000 वोन की बचत के पैसे थे और वह जानते थे कि वह फिर से अपने कारोबार को शुरू कर लेंगे। साल था 1946। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हो गया। इसी वक्त पर चुंग ने फिर से सियोल में एंट्री मारी और अपना तीसरा कारोबार बनाने में लग गए। दरअसल हुंडई सक्सेस की असली नींव 1946 से डलनी शुरू हुई। उन्होंने सियोल पहुंचकर एक बार फिर अपना गैराज की शुरुआत की और इस बार इसका नाम रखा गया हुंडई ऑटो सर्विस। जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में हराने के बाद दक्षिणी कोरिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। अमेरिका के प्रभाव के कारण चुंग को अमेरिकन आर्मी के ट्रक रिपेयरिंग का काम मिल गया। हुंडई की यह गैराज की तरक्की काफी अच्छी चल रही थी। इसी दौर में चुंग ने यह भांप लिया था कि अमेरिका को अपनी आर्मी के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग की आवश्यकता है। चुंग के मन में अपने निर्माण कार्यों को लेकर जो प्यार था वह जाग उठा। इसीलिए उन्होंने हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी की शुरुआत की और उन्हें छोटी छोटी निर्माण योजनाएं मिलने लगी। वह अपने काम में मेहनत करते रहे और 3 साल बाद तक उन्हें बड़ी बड़ी निर्माण योजनाएं भी मिलने लगी। चुंग की किस्मत में अड़चन न आए ऐसा संभव नहीं। दरअसल जून 1950 में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में जंग छिड़ गई और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर भारी पड़ने लगा। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के शहर सियोल को अपने कब्जे में करने के लिए उसके आसपास घेराबंदी करना चालू कर दिया और सियोल के लोगों में दहशत फैल गई। सियोल के लोग शहर छोड़कर जाने लगे और उसी बीच चुंग भी अपना कारोबार छोड़कर कुछ बचत के पैसों के साथ दूसरे शहर चले गए। दरअसल उस जंग के दौरान अमेरिका भी दक्षिण कोरिया के समर्थन में जंग लड़ने लगा। वह अमेरिका के साथ मिलकर उत्तर कोरिया से लड़ रहे थे। इसी बीच चुंग ने नोटिस किया कि अमेरिकी आर्मी को अपने सैनिकों के लिए आर्मी हेडक्वार्टर, गोदाम और तंबू की जरूरत थी और चुंग ने इन योजनाओं में काम करने का फैसला लिया। वह अमेरिकी सेना के लिए यह योजनाएं करने लगे और उनके लिए हेडक्वार्टर, गोदाम, तंबू बनाने लगे। इसमें उन्हें कुछ खास मुनाफा तो नहीं हुआ, पर उनके काम में लगन के दम पर उनके अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते काफी अच्छे हो गए। इससे पता चलता है कि हुंडई सक्सेस पाना उनके लिए कितना मुश्किल था। 1953 में जंग तो खत्म हो गई, पर चुंग के काम से अमेरिकी इतने प्रभावित थे कि जंग के बाद भी अमेरिका की कई बड़ी बड़ी योजनाओं का काम भी चुंग को ही मिला। अब तक जंग में दक्षिण कोरिया की सड़कें, इमारतें, दुकानें आदि तबाही का शिकार हो चुके थे और तब उन्हें दोबारा बनाने का काम चलने वाला था। इसी बीच चुंग ने हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा कि इस पुनर्विकास में उन्हें भी कुछ योजनाएं दी जाएं। उस वक्त तक चुंग का नाम बड़ा हो चुका था और इसीलिए उन्हें कई योजनाएं प्राप्त हुई। इन सरकारी योजनाओं के मिलने से हुंडई सक्सेस रॉकेट से भी तेज हुई। दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बांध सोयांग बांध और उनका सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे गेयोंगबू एक्सप्रेसवे हुंडई ने ही बनाए हैं। 1960 के दशक तक हुंडई निर्माण की एक बहुत ही विशाल कंपनी बन चुकी थी, पर चुंग अपनी हुंडई सक्सेस स्टोरी और बड़ी करना चाहते थे। तभी 1960 के दौर में दक्षिण कोरिया की सरकार ने कानून बनाया जिसके तहत कोई भी विदेशी कार कंपनी दक्षिण कोरिया में सिर्फ तभी व्यापार कर सकती थी जब वह कोई दक्षिण कोरियाई कंपनी के साथ साझेदारी करेगी। इसमें चुंग का दिमाग चमका और उन्होंने 1967 में हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत कर दी। अब क्योंकि उन्हें गाड़ी बनानी नहीं आती तो उन्होंने फोर्ड
फोर्ड कंपनी के साथ साझेदारी करी। और क्योंकि फोर्ड कंपनी अमेरिका की है, इसलिए वह भी दक्षिण कोरिया में व्यापार करने के लिए कोई लोकल प्लेयर तलाश रहा था। दरअसल उस वक्त पर दोनों कंपनियों ने मिलकर उल्सान शहर में 6 महीने में एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया। यह असेंबली प्लांट अब तक का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट था। इसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 16 लाख यूनिट है और इसमें 75,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। उस वक्त पर फोर्ड कोर्टिना काफी मशहूर थी और इसीलिए कंपनी ने दक्षिण कोरिया में हुंडई कोर्टिना को बनाने का फैसला लिया, पर यह एक बहुत बड़ी असफलता साबित हुई। दरअसल हुंडई कोर्टिना अमेरिका की सड़कों के हिसाब से सही थी, पर दक्षिण कोरिया की सड़कें जो अभी उतनी अच्छी नहीं थी, वहां पर यह गाड़ी एक बड़ी असफलता बनी। कंपनी को भारी नुकसान हुआ और लोग रिफंड की मांग करने लगे। इसी बीच चुंग की जिंदगी में एक और बदकिस्मती आई। 1969 में उल्सान का वह प्लांट एक बाढ़ में डूब गया। नई गाड़ियों में भी पानी भर चुका था और कंपनी को इतना घाटा हुआ कि उसे बंद करने तक की नौबत आ गई थी। पर चुंग इतनी जल्दी हार मानने वालों में कहां, उन्होंने फिर से असेंबली प्लांट बनाया और अपनी पिछली गाड़ी में आई एक शिकायत को दूर करने लगे। उन्होंने मार्केट में दोबारा से हुंडई कोर्टिना उतारी और इस बार वह खूब चली। देखते ही देखते हुंडई सक्सेस स्टोरी में हुंडई की निर्माण कंपनी के साथ अब कार कंपनी भी शुमार होने लगी। निर्माण कंपनी के बाद उन्होंने कार कंपनी में भी दक्षिण कोरिया में अपनी पहचान बना ली। पर फोर्ड को यह बात रास नहीं आई। दरअसल फोर्ड दक्षिण कोरिया में अपनी खुद की कंपनी के नाम गाड़ी नहीं लॉन्च कर पा रहा था। वही हुंडई गाड़ियों में भी दक्षिण कोरिया में अपनी पकड़ बना रहा था। इसी तकरार के चलते 1973 में फोर्ड ने हुंडई के साथ अपनी साझेदारी तोड़ दी। फोर्ड से साझेदारी टूटने के बाद हुंडई अपना दूसरा साझेदार ढूंढने लगा। दरअसल उन्हें गाड़ियां बनाना आता ही नहीं था, क्योंकि फोर्ड ने उनसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग तकनीक साझा नहीं की थी। बड़ी कोशिश के बाद उनकी साझेदारी मित्सुबिशी मोटर्स से हुई और वह अपनी पहली सेल्फ मेड कार बनाने में जुट गए। और उन्होंने एक और प्लांट बनाया और दक्षिण कोरिया के हिसाब से एक सस्ती, सुंदर और टिकाऊ गाड़ी का निर्माण किया, जिसका नाम था हुंडई पोनी। यह गाड़ी दक्षिण कोरिया में इतनी मशहूर हुई कि हुंडई ने इसके दम पर दक्षिण कोरिया की कार मार्केट का 60% मार्केट शेयर अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया की कार दमन 30,000 गाड़ियों की थी और चुंग 3 लाख गाड़ियां बनाने। दरअसल वह अपनी गाड़ियों को दूसरे देशों में निर्यात करने वाले। हुंडई बाहर की सड़क कार को समझा और 1982 में पोनी 2 कार लॉन्च करी। यह कार दक्षिण कोरिया में तो सफल हुई, साथ ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी कामयाब हुई। हुंडई अब तक एक अच्छी ग्लोबल कार कंपनी बन चुकी थी, पर अमेरिका में नहीं। उन्होंने अमेरिका की मार्केट में भी पैर पसारे और हुंडई एक्सेल लॉन्च की। अब तक वह कार बनाने में इतने माहिर थे कि कार ना बिके यह संभव ही नहीं। साथ ही उन्होंने देखा कि अमेरिका में लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां लेते हैं। उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ियों के दम पर अपनी गाड़ी बेची और 5 साल की वारंटी। 1986 में उन्होंने अमेरिका में 1,70,000 गाड़ियां बेची। वहीं 1987 में 2,60,000। इसी के साथ हुंडई एक्सेल उस वक्त की अमेरिका की टॉप सेलिंग कार बन गई और अमेरिकी मार्केट को हिला कर रख दिया। हुंडई सक्सेस स्टोरी से एक बात तो साफ है, मेहनत करने से हर कोई उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां आज बड़े बड़े लोग बैठे हैं। फिर चाहे आप किसी बड़े शहर से हो या किसी छोटे शहर से या किसी छोटे गांव से ही हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी हुंडई की। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।